नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हो और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर होंगी रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की 40 देशों ने की निंदा। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 3-0 से की अपने नाम। टी20 में पहली बार बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। काउंसिल ऑफ नेशन के अध्यक्ष और नेशनल पीपल्स असेंबली के अध्यक्ष सहित कई अल्जीरियाई गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख अल गजोनी से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। ये यात्रा भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरिटानिया से मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। ये यात्रा मलावी के साथ हमारे मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा अफ्रीका के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। और चलिए एक बुलेटिन में आगे बढ़ते बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर दिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि RLD और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी।
और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं कि आखिर किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और इनमें से किन सीटों पर किस पार्टी का पहले कब्जा था। तो जिसमें से करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी और गाजियाबाद 5 सीटें ये हैं जिन पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ 5 सीटें, यानी कुल मिलाकर 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और इन 10 सीटों में से करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी जिन पर उपचुनाव है। और इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और फूलपुर ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी पहले, और इन 3 सीटों पर भी इस बार उपचुनाव है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के पास थी मंझवा सीट, और निषाद पार्टी के अलावा अगर देखा जाए तो आरएलडी के पास भी एक सीट थी जिसका नाम है मीरापुर सीट। तो अब ये कुल 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पे से 5 सीटों पर पहले समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा से उम्मीदवार घोषित किए हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। हालांकि देखना होगा उपचुनाव को लेकर के। और वहीं भारतीय जनता पार्टी आज इस पर अहम बैठक करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का भी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। तो 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब विकास, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो इससे पहले 10 में से 5 सीटें सपा के पास थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और एक सीट आरएलडी और एक सीट निषाद पार्टी के पास थी। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति, साथ ही अगर देखा जाए तो इन 10 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सीट पर 3 नामों के अभी तक अपनी सूची बनाई है जिस पर आज बैठक होनी है और उस बैठक के बाद में इन 10 सीटों पर कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कोर कमेटी बनाई थी और उसके तहत वहां पर उन्होंने जो इन 10 सीटों हैं वहां पर मंत्रियों को प्रभारी बना रखा है। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने खाते में 2 सीटों ले रखी हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और संगठन मंत्री, इन सबको भी 2-2 सीटों का अतिरिक्त प्रभारी बना रखा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं इन सीटों में, तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ले रखी है और वहां कई बार जा चुके हैं। इन सभी सीटों पर जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो जाकर वहां पर लोगों के मन टटोल रहे हैं, वहां की क्षेत्र की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए तैयार है। वहां पर सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी जो एक परसेप्शन की बात थी अयोध्या की सीट को लेकर, वो सीट जब लोकसभा चुनाव में हारी थी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट पर स्वयं प्रभार लेते हुए, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए वहां कई बार गए। और निश्चित रूप से वहां पर जो समीकरण अभी हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर वहां पर हो चुकी है। और आने वाले समय में ये कहें, ये 10 सीटें जो है विधानसभा के उपचुनाव की, ये 2027 से पहले सेमीफाइनल मानी जा रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन पर बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है और 10 में 10 सीटें जीतना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उनके इस्तीफे से खाली हुई करहल सीट है, तो सीसामऊ सीट है जो आपने जो अभी आंकड़ा बताया, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि 10 सीटों पर लड़ाई लड़ी जाए और उनकी 10 सीटों पर चुनाव जीता जाए। इससे पहले भी एक बार जब चुनाव हुए थे यहाँ पर, जब रामपुर सीट और आजमगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई थी, इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उसी के मद्देनजर तैयारियां चल रही हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी हो, संगठन हो, सरकार हो, मिलकर यह चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार।
तो इसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तैयारियां हो रही थी। आला कमान के साथ दिल्ली में बैठक होगी। संभवतः दोनों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी उनके साथ आज मौजूद रहेंगे दिल्ली में। और जबकि समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर कौन उम्मीदवार होगा इसके मद्देनजर वहां पर बैठक होगी। उनके नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है, प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। हालांकि सारे पार्टी के नेता वहां पर काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं और जनता का मन जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रत्याशी कौन होगा। सिर्फ जिता हुई प्रत्याशी हो वहां पर, क्योंकि जीतने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बार कोई भी कमी न रहने पाए, इसके लिए पहले से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी सचेत है और मुख्यमंत्री इसका स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं पूरे 10 सीटों के चुनाव के लिए। बिल्कुल। और आज की अगर इस बैठक में हम देखें तो अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जेपी नड्डा भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के बाद में कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि इन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। जी बिल्कुल, आप सही करें। जो 6 सीटें पर अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए थे, उन समाजवादी पार्टी की लिस्ट में ज्यादातर वही लोग हैं जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, वो जो राजनीतिक उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सीसामऊ की सीट हो, चाहे मिल्कीपुर की सीट हो, अवधेश प्रताप के बेटे को दे दिया उन्होंने टिकट, सीसामऊ की बात हो उनकी पत्नी को दे दिया टिकट, कटहरी की बात हो सांसद जो जीते थे लालजी वर्मा, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। इस तरीके से समाजवादी पार्टी को भी जो है उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों को दिया है। किसी आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से इस चुनाव के लिए उसके लिए की बात है, क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में जब कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है, उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव में उनको एक सफलता मिली थी कांग्रेस के साथ, लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस की स्थिति कमजोर होते देख रहे हैं, कांग्रेस इससे पहले उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ना चाहती थी, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि सिर्फ लड़ने के लिए टिकट देना उचित नहीं होगा। इससे पहले उन्होंने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिनमें से कांग्रेस का दावा मझवा सीट पर था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अब जिताऊ फिलहाल जी बिल्कुल देखना होगा विकास कि आज जब बैठक होगी तो बैठक में किन नामों पर मोहर लगती है आज की इस अहम बैठक में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप इस बैठक पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने गोली मार दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है
उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ गए थे। 2 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर उन्होंने काम भी किया और 3 बार कांग्रेस पार्टी से बांद्रा वेस्ट सीट से महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलए भी रहे। लोकसभा चुनाव से पहले वो अजीत पवार गुट वाली एनसीपी में शामिल हो गए, जिसके बाद शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में बाबा को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने बाबा सिद्दीकी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद दुखद है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों की शिरकत करने की उम्मीद है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा ने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं। वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 महीने पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टर की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को की भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से ही एक ही मंच पर लाया गया है ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं में के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कनेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और इसी के साथ अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ी खबरों की, जहां लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में अपने सैनिक भेजने वाले 40 देशों ने शांति सैनिकों पर हुए इजरायली हमलों की निंदा की है। एक संयुक्त बयान में 40 देशों ने सभी पक्षों से UNIFIL के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। वहीं UNIFIL ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया।
हस्ताक्षरकर्ताओं में घाना, नेपाल, मलेशिया, स्पेन, फ्रांस और चीन समेत कई अन्य देश शामिल हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी संघर्ष लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में कम से कम 5 शांति सैनिक घायल हुए हैं। तो वहीं पोलिश यूएन मिशन ने भी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले का विरोध किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां तुरंत रोक देनी चाहिए और उसकी पर्याप्त जांच होनी चाहिए। संयुक्त बयान पर इंडोनेशिया, इटली और भारत सहित अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यूनिफिल में लगभग 50 देशों के 9,500 सैनिक शामिल हैं, जिसे लेबनान में युद्ध विराम की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि UNIFIL ने 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिवसीय संघर्ष को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान एक महत्वपूर्ण शांति मिशन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया था। और आगे बढ़ते हुए बात अब खेल से जुड़ी खबरों की। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। शनिवार को खेले तीसरे T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।